हेलो एंड वेलकम टू इजली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के इस लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों हम समझने वाले हैं वेपर प्रेशर के बारे में। देखो अभी तक जो सॉल्यूशन हमारा जितना भी पढ़ा है वो हमने क्या क्या समझ लिया। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने समझा कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन ले लिया कहीं ना कहीं। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा और कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने के बाद में हमने सॉल्युबिलिटी को समझा। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब एस्पेक्ट समझा कि एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी, जब कोई भी चीज अपन सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, उसके अंदर होता क्या है ये समझा। फिर हमने हेनरी लॉ भी समझ लिया और हेनरी लॉ के बाद में अब हेनरी लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अपन ने कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसके अंदर CO2 को अपन डिसॉल्व करने के लिए हाई प्रेशर पे ढक्कन बंद करते हैं। ऐसे ही जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन टैंक के अंदर अपने हीलियम और नाइट्रोजन लेके जाते हैं ऑक्सीजन के साथ में। ऐसे ही एनोक्सिया जो फैक्ट है वो भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है किसका, हेनरी लॉ का। तो डिफरेंट चीजों के बारे में हमने समझ लिया था। आज के इस लेक्चर में हमको समझना है वेपर प्रेशर के बारे में। किसके बारे में समझना है, हमको समझना है वेपर प्रेशर के बारे में, क्या होता है वेपर प्रेशर। लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन समझे हमने हेनरी लॉ से, ठीक है। हेनरी लॉ के जो एप्लीकेशन पढ़े हैं उनके कुछ लिमिटेशन भी है कि जो हेनरी लॉ है, सबसे पहली चीज है हेनरी लॉ का हाइपोथेसिस क्या है या वो कहता क्या है। वो सिंपली इतनी सी बात ही कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला था जिसको मैंने यहाँ प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाया तो रिजल्टेंट अपने पास में KHX ये रिलेशन यहां पर निकल के आ गया। यही चीज थी KHX, यहां पर ये रिलेशन निकल के आ गया था। अब हमको ये समझना है कि जो हेनरी लॉ है उसके कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है? सबसे पहला लिमिटेशन तो ये है कि जो इसके अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा उस केस में ये लॉ काम नहीं करता। दूसरी चीज, जब टेम्परेचर की बात करते हैं कि जब टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी हाई, ठीक है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट क्या होगी, गैस इवेपोरेट हो जाए। अरे यार देखो अपने पास में ये क्या है, कंपोनेंट है, कोई सॉल्वेंट है कहीं ना कहीं। अब सॉल्वेंट के अंदर आप गैस डिसॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। तो गैस को अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हो, अगर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा तो गैस क्या करेगी, गैस काइनेटिक गैस बेसिकली आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उस हाई टेम्परेचर की वजह से वो गैस क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व ना होके इवेपोरेट हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। तभी तो अपन कहते हैं कि जो हमारे ठंडे पानी के अंदर क्या होते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन अपन बात करें गर्म पानी की, तो गर्म पानी के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ना की मात्र होती है कहीं ना कहीं। इसका मतलब वो उसके पीछे का रीजन यही है। उसके अंदर क्या होगा, अगर मैं गर्म पानी की बात करता हूं तो गर्म पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम होगी। लेकिन ठंडे पानी के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। और ठंडे पानी में इसी वजह से जो हमारे एनिमल्स हैं, मतलब जितने भी जल में रहने वाले जो जितने भी एनिमल्स हैं, वो मतलब मछली वगैरह हो गई, ये सारी चीजें उसमें अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाते हैं। ठीक, गर्म पानी वो नहीं कर पाते और बहुत ही कम होते कहीं ना कहीं उसमें बायोडाइवर्सिटी। ये चीज समझ में आ गई। ऐसे ही अपनी चीज अगली जो चीज है कि गैस जो है वो केमिकल रिएक्शन ना करे सॉल्वेंट के साथ में। मतलब ऐसी कोई गैस बेसिकली आप सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करो जिससे वो गैस क्या है बेसिकली डिसॉल्व ना होके भाई साहब उसी के साथ में लग जाए, उसी के साथ में रिएक्शन वो कर ले। तो वहां पर भी हेनरी लॉ काम नहीं कर पाएगा, ये वाला लॉ वहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज है। अब देखो एक चीज और बता देता हूं, काफी बार आपको X बराबर KHP भी लिखा रहेगा, उसका मतलब भी हेनरी लॉ है। मतलब फॉर्मूले दोनों ही सही है, फॉर्मूले दोनों के दोनों सही, यहां पर कोई सा भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों फॉर्मूले सही हैं। ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है। क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है। तो आप एक बार इधर से भी सोच सकते हो यार और उधर से भी सोच सकते हो। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल भाई साहब बस उधर की साइड में लग जाएगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है, अभी तक अपन ने 3 पॉइंट समझ ली, प्रेशर का पॉइंट, टेम्परेचर का पॉइंट और गैस का पॉइंट भी कहीं ना कहीं वो गैसेज रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, गैस जो है वो केमिकल रिएक्शन ना दे। अगली चीज, गैस शुडंट अंडरगो डिसोसिएशन। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो गैस जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करो तो वो क्या करेगा, रिजल्टेंट या तो वो डिसोसिएट हो जाए या फिर वो एसोसिएट हो जाए। मतलब उस गैस का ना तो एसोसिएशन होना चाहिए ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। ना तो वहां पे डिसोसिएशन की प्रोसेस गैस अकर करे, ना ही वहां पर डिसोसिएशन के अलावा एसोसिएशन हो। कोई सी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरी जो गैस है जिस फॉर्म में वो जा रही है उसी फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो O2 है, हमने डिसॉल्व तो करी थी O2, लेकिन वो O2 ना जाके वहां पे उसने कुछ रिएक्शन करी, वो O मतलब अपने पास में क्या हुआ, रिजल्टेंट ऑक्सीजन एटम बन गया, या फिर कोई भी मतलब कहीं ना कहीं वो डिसोसिएट हो गई, या फिर उसने क्या किया O3 का फॉर्मेशन कर दिया। इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए।
समझ में आई क्या बात अपन को? तो ये केस भी अपन को समझ में आ गया होगा कि यहां पर ये 4 पॉइंट है जहां पर हमारा हेनरी लॉ काम नहीं कर पाएगा। प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी हाई, ठीक है। ऐसे अपना थर्ड पॉइंट क्या है कि जो गैस है वो सॉल्वेंट के साथ में केमिकल रिएक्शन ना दे, और ऐसे ही गैस जो है वो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन ना करे। ये पॉइंट अपन को समझ में आ गया या नहीं आया? क्लियर है? बहुत ही आसान पॉइंट है। ये चारों के चार पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि कहां पर हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। हमने बहुत बात कर ली कि यार इसके एप्लीकेशन बहुत है, बहुत काम आता है हेनरी लॉ, लेकिन कुछ कमियां भी है कि इसकी हम क्या है कि हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाएगा, हाई प्रेशर पे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। गैस जैसे ही सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट करेगी तब ये काम नहीं कर पाता। ऐसे ही गैस जैसे ही डिसोसिएट होती है या एसोसिएट होती है तब भी काम नहीं करता। अब चलिए हम समझते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। अब देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, उसको समझने से पहले आपको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए, विच इज एक्चुअली इवेपोरेशन। अगर आपको इवेपोरेशन का आइडिया नहीं है तो आप वेपर प्रेशर को डायरेक्ट पढ़ने मत जाओ। सबसे पहले इवेपोरेशन को समझो। अब इवेपोरेशन क्या होता है सभी बच्चों को पता रहता है, 9th क्लास में क्या यार 7th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड का बेसिकली किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड जो है जैसे ही गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। अरे लिक्विड जो है वो वेपर बना ली उसने कहीं ना कहीं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। या फिर मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं मेरी जो गैस है वो रिजल्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए अपने पास में दोबारा से लिक्विड में, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। देखो क्या हो सकता है, दोबारा से जो गैस है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, गैस दोबारा से अपने पास में यहां पर लिक्विड बना ले, तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन। लेकिन बात किसकी की जा रही है, बात यहां पर की जा रही है इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। दिस इज एक्चुअली नोन एज द इवेपोरेशन, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। अब देखो जरा, हमको आइडिया बस इतना सा ही रहता है, लेकिन इवेपोरेशन एक्चुअल में होता कैसे है उसके बारे में थोड़ा आइडिया अपन को एक्चुअल में जो फील आनी चाहिए, इवेपोरेशन कैसे होता है। तो देखो जरा, अपने पास में यहां पर क्या है, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल में मान लेता हूं, या कुछ एक लिक्विड ही ले लेता हूं कहीं ना कहीं। अब लिक्विड भाई साहब वो शाम को बहुत सारे लोग लेते हैं, उसको मत लेना। देखो मैंने क्या किया, यहां पर एक बीकर लिया, कहीं ना कहीं कोई डब्बा ले लिया, कुछ बेसल ले लिया मान लीजिए, है ना। इस बेसल के अंदर मैंने क्या किया, यहां पर वाटर फिल किया। अरे वाटर हमारा काला कैसे हो गया यार, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, वाटर मैंने फिल किया कहीं ना कहीं। अब क्या होता है, वाटर के अंदर कहीं ना कहीं क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे, या वाटर नहीं तो अपन सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या हो, कहीं ना कहीं पार्टिकल्स होंगे, या फिर कोई भी चीज मान लो, बस लिक्विड है, इतना सा अपन को क्लियर होना चाहिए। यहां पर क्या होगा, अपने पास में जो वाटर है उसके कुछ पार्टिकल्स होंगे। अब क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं मैं मान लेता हूं एक पार्टिकल तो कहां पर प्रेजेंट है, एक पार्टिकल यहां पर कहीं पे प्रेजेंट है, बिल्कुल मिडिल में। कहां पर प्रेजेंट है, यहां पर बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट है। अगर कोई पार्टिकल मिडिल में होगा तो उसके ऊपर लगने वाले जो अपोजिट फोर्सेस हैं, बिल्कुल इस तरीके से मान लेता हूं मैं, यहाँ पे ये जितने भी फोर्सेस के मतलब अपोजिट में लगेंगे वो कहीं ना कहीं इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और मैं क्या ये कह सकता हूं क्या कि यहां पर जो एफ नेट है वो बराबर हो जाएगा 0 के। लेकिन एक बदनसीबी है इसी लिक्विड में प्रेजेंट कुछ पार्टिकल के साथ में। क्या बदनसीबी है कि जो पार्टिकल्स यहां पर लेयर के मतलब टॉप लेयर में प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, इस वाली टॉप लेयर में। तो टॉप लेयर वाले पार्टिकल्स का क्या सीन है, टॉप वाले पार्टिकल्स में ये जो फोर्स है कहीं ना कहीं, मतलब जो एफ नेट है वो 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से फोर्स बैलेंस नहीं हो पा रहा है, चारों तरफ से जो फोर्स है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। मतलब यहां पर क्या है, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू अरे एफ नेट यहां पर नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब क्या होता है, अब जैसे आप इनको इवेपोरेशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं आप टेम्परेचर देते हो तो क्या होगा, यहां पर पार्टिकल को जैसे मान लीजिए गर्म करना स्टार्ट किया, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, जैसे किसी चीज को एनर्जी आती है ना तो वो रुकता नहीं है भाई साहब। वो क्या करेगा, ये जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल रहेगा, इसको जैसे ही एनर्जी आएगी, ये भाई साहब ये वाला पार्टिकल इसको इसके पिछवाड़े में लात मारेगा। ये पार्टिकल इसके पिछवाड़े में जैसे लात मारेगा तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मान लीजिए पार्टिकल इधर आ गया, ठीक है। अब भाई साहब मस्त
गेड़िया मार रहा है, मस्त यहाँ पे घूम रहा है भाई साहब। यहाँ पर तो जगह ही जगह है, यहाँ पर थोड़ा उसको मतलब बिचरा होगा कहीं पार्टिकल के बीच में, 2-3 पार्टिकल जितने पार्टिकल उनके साथ में इसको कहीं ना कहीं फंसा हुआ फील कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, मस्त घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल, अब क्या होगा, ऐसे ही टॉप लेयर में और भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं, और भी पार्टिकल प्रेजेंट है, उनके साथ में भी भाई साहब सेम व्यवहार होगा, ठीक है। सेम व्यवहार यहाँ पर होगा और वो पार्टिकल भी यहां पर आ जाएंगे। अब क्या है भाई साहब, ये जो एनर्जी है क्या वो अनलिमिटेड मिल गई है, क्या वो इनफाइनाइट मिल गई एनर्जी? नहीं यार, नहीं मिली है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहां पर बेसिकली इनमें कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉलिजन होगा, और कॉलिजन जैसे ही होगा इनकी एनर्जी बेसिकली वेस्ट होगी, और एनर्जी बेसिकली जैसे कॉलिजन होगा यहाँ पर इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं खर्च होगी ना। जब आप किसी के साथ में टक्कर करते हो, उससे आपको टक्कर लगने के बाद में जस्ट एनर्जी बिल्कुल ऐसे फील होती है, समझ रहे हो? तो इनको भी ऐसा ही फील होगा। यहां पर क्या होगा, जैसे ही एनर्जी इनको फील होगी, तो अब क्या होगा, नीचे आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, ये जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे आना स्टार्ट करेंगे, नीचे वो आना स्टार्ट करेंगे। यहां पर क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, कहीं ना कहीं लिक्विड है, और ये कौन है, ये मेरे वेपर है कहीं ना कहीं, ये क्या है, वेपर है, ये क्या है, वेपर है। क्लियर बात है? अब क्या होगा, जैसे ही ये नीचे की तरफ आएंगे तो ये कुछ उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, अरे ऐसा करो यार, मैं तुमको उठा के ऊपर फेंकता हूं, ठीक है, और फिर तुम जैसे ही नीचे आना स्टार्ट करोगे, नीचे आओगे, जमीन पे आके तुम धम करके गिरोगे, कुछ फोर्स तो क्रिएट करोगे ना नीचे की साइड में। ऐसे ही भाई साहब ये करेंगे यहां पर, ऐसे ही सेम सिनेरियो उनके साथ में होगा। यहां पर भी ये फोर्स कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे लिक्विड के सरफेस पे। यहीं से कंसेप्ट आता है किसका, वेपर प्रेशर का। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन तो बेसिकली सिंपल इतनी सी बात ही तो होती है इवेपोरेशन। अगर ये मैं बात करूं, ये ओपन वेसल था, मान लीजिए ओपन वेसल होता, ठीक है, तो लिक्विड को जैसे मैं हीट करूंगा तो यहां पर ये इसमें एनर्जी आएगी, ये जो एनर्जी है इसको ट्रांसफर करेगा, और ये एनर्जी को ऑब्जर्व करके रिजल्टेंट यहां पर आता रहेगा। और होगा क्या, रिजल्टेंट ये, जैसे ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां पे पहुंच गया, ये जगह खाली हो गई, तो इस पे ये नीचे से पार्टिकल आ जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर उसको एनर्जी मिलेगी, वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ये सिनेरियो भाई सब चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मतलब हमारे जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं, हमारे जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं वेपर के अंदर या फिर गैसीज स्टेट के अंदर। इसी चीज को तो इवेपोरेशन कहते हैं यार, क्लियर बात है, इसी चीज को इवेपोरेशन कहते हैं। इसका मतलब इवेपोरेशन बेसिकली क्या है, ये सिनेरियो होता है एक्चुअल में। अब इससे थोड़ा सा मुझे आपको आगे लेके चलना है। आगे कहां पर, मैंने अभी तक आपको क्या बता दिया है, यहां तक वो पहुंचे, फिर उनमें कॉलिजन हुआ। अरे पार्टिकल भाई साहब जैसे ही देखो, यहां पर तो वो पहले बिल्कुल मतलब फंसे हुए फील कर रहे थे, अब क्या था, कम पार्टिकल थे, तब तो वो आराम से रह पा रहे थे। लेकिन जैसे भाई साहब यहां पर भी भीड़ बढ़ती जाएगी, भीड़ बढ़ती जाएगी, और जब जब भीड़ बढ़ती है वहां पर एक काम होता है, लड़ाइयां स्टार्ट होती हैं। तो यहां पर लड़ाई होगी, और लड़ाई जैसे होगी आपको एनर्जी थोड़ी कम फील होगी, ठीक है। इसका मतलब यहां पे जैसे कि एनर्जी कम होगी, दोबारा से यहीं पे नीचे की तरफ गिरेंगे, और जैसे ही नीचे गिरेंगे तो लिक्विड पर ये एक फोर्स क्रिएट करेंगे। वही फोर्स हमारा क्या कहलाता है, बेसिकली क्या कहलाता है, हमारा वेपर प्रेशर कहलाता है। अच्छी तरीके से डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस एंड वॉल्स ऑफ द वेसल, मतलब जो हमारा वेपर से कहीं ना कहीं जो क्रिएट हुई है वो बेसिकली प्रेशर एक्सर्ट करती है किस पर, लिक्विड सरफेस पे, या फिर जो हमारी हमारा जो बर्तन है, हमारा जो कटोरा है, हमारा जो बीकर है, उसके वेसल पे भी तो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम भी बनता रहे कहीं ना कहीं। क्या होगा, अरे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, गैस दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो इक्विलिब्रियम बन रहा है कहीं ना कहीं, लिक्विड वेपर वाला इक्विलिब्रियम बन रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा जो वेपर्स हैं वो लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, ये सिनेरियो की लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर के अंदर। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। और वेपर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड के अंदर, उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। क्या हमको ये चीज क्लियर हुई? अब होगा क्या, यहां पर कुछ ना कुछ रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी। अरे कुछ ना कुछ तो बेसिकली इवेपोरेशन की प्रोसेस है, उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड है, अरे कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर रेट पे वो हो रही होगी। अब रेट का मतलब भाई साहब यहां पर स्पीड से है। दुकान पे जाते हैं, कितनी रेट की, कितने रुपए किलो चीनी चल रही है, क्या रेट है चीनी,
उसकी बात नहीं कर रहा, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। रेट जो है आगे जाके अपन केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है वहां पर पूरा मतलब डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजों को। तो यहां पर रेट का मतलब क्या है, स्पीड से है। तो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन तो बराबर क्या होगी, कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहती है, लेकिन रेट ऑफ जो हमारे पास में कंडेंसेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। कंडेंसेशन कब हो पाएगा, जब पार्टिकल्स बेसिकली कोलाइड करेंगे। अब पार्टिकल जितने ज्यादा कोलाइड करेंगे उनकी एनर्जी कम होगी, और जैसे ही पार्टिकल जो है बेसिकली वेपर के पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइड करेंगे, और कोलाइड जैसे ही करेंगे वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। यानी कि हमारा जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कोलिजन पर। किस बात पर डिपेंड करता है, कोलिजन पर वो डिपेंड करेगा। किसके कोलिजन पर, तो हमारे वेपर मॉलिक्यूल के कोलिजन पर वो डिपेंड करेगा। ये चीज भी समझ में आई होगी। अब ये क्यों कांस्टेंट है, रेट ऑफ इवेपोरेशन? अरे कहीं ना कहीं अपने पास में जो सरफेस है, अपने पास में जो एरिया है, उसकी बेसिस पर सारी चीजें अपन बोल सकते हैं कि अपने पास में जो पार्टिकल्स हैं एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा तो इवेपोरेशन की जो रेट है कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अपने पास में रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो पूरा का पूरा इस बात पे डिपेंड करता है कि जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं, कोलाइडिंग वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, वो अगर ज्यादा कोलाइड करेंगे ज्यादा अपने पास में लिक्विड पार्टिकल्स बनेंगे, ठीक है। अगर वो कम कोलाइड करेंगे तो वहां पर कम लिक्विड मॉलिक्यूल बनेंगे। ये सिनेरियो आप यहां से भी समझ सकते हो। ये सिनेरियो वही चीज मैंने बताई है दोबारा से, ठीक है। तो ये सिनेरियो कहीं ना कहीं चलता रहता है। देखो जैसे वेपर पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है ऊपर जाएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये पार्टिकल जैसे ही दूसरे पार्टिकल के साथ में कोलाइड करेगा, यहां से भी कुछ पार्टिकल जाएगा इधर, ठीक है, यहां से भी कुछ पार्टिकल जा रहे होंगे, यहां से भी कुछ पार्टिकल। अब दोबारा से क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं नीचे भी तो आएंगे कहीं ना कहीं, ये कोलाइड करेंगे। अब कोलाइड जैसे होगा तो रिटर्न ये नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। अब ये क्या था, वेपर पार्टिकल्स है मेरे, और यहां पर ये आके लिक्विड पार्टिकल इन्होंने बना लिया। तो ये जो चीज है ये चलता ही रहता है, ये प्रोसेस चलती रहती है, मतलब ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो मेरे जो वेपर पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इस वेसल की दीवार पे या फिर लिक्विड के कहीं ना कहीं लिक्विड सरफेस पे वो क्या करते हैं, लिक्विड जो मेरे पास में लिक्विड सरफेस है उस पे क्या करेंगे, वो अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, एक प्रेशर लगाएंगे, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। उसी चीज को, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर मैं आपको नहीं बताऊं तो आप सिंपली यहाँ पे दो चीजें देख सकते हो, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग आप आसानी से देख सकते हो। कैसे देख सकते हो यार, किन फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंड करेगी। एक तो यहां पर मेन फैक्टर आ जाता है भाई साहब टेम्परेचर, और एक आ जाता है यहां पर नेचर ऑफ द लिक्विड। अगर मैं ऐसा करूं, एक बार मैं अल्कोहल लूं, एक बार मैं एसीटोन लूं, एक बार मैं वाटर लूं, तो जो वाटर है उसका कुछ वोलेटाइल नेचर अलग होता है, उसका वेपर पार्टिकल्स अलग तरीके से बनेंगे, ठीक है, मतलब अलग तरीके से इन द सेंस कि वहां पर जो वेपर पार्टिकल्स बन रहे हैं उनकी अमाउंट कुछ अलग तरीके से होगी, अलग होगी वहां पर। लेकिन मैं एसीटोन की बात करता हूं, भाई साहब वो तो यार रूम टेम्परेचर पे कहीं ना कहीं इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो नेचर है कहीं ना कहीं, अब मैं बात करूं डिफरेंट लिक्विड्स के लिए डिफरेंट अपने पास में क्या मिलता है, वेपर प्रेशर मिलता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर मैं वाटर की बात करता हूं और मैं बात करता हूं एसीटोन की, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पे बात करना चाह रहा हूं वाटर की। एक बार तो मैंने ऐसे किया, वाटर को जो लिक्विड स्टेट में था उसको मैंने गैसियस स्टेट में वाटर की वेपर्स बनाई कहीं ना कहीं, उसको मैंने बोल दिया इवेपोरेशन। और एक बार मैंने ऐसे किया कि यहां पर H2O जो है वो गैसियस स्टेट में था, गैसियस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इसको वो बोल दिया कंडेंसेशन। और दूसरी तरफ मैं क्या ले रहा हूं, एसीटोन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, एसीटोन ले रहा हूं। एसीटोन में भी क्या होगा, एक बार मैं लिक्विड ले लिया और एक बार भाई साहब वो मतलब कहीं ना कहीं इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके क्या बनाया उसने, एसीटोन के वेपर्स बना लिया, ठीक, गैसियस स्टेट में बना ली। इसको मैंने इवेपोरेशन बोल दिया, इसको मैंने कंडेंसेशन बोल दिया। तो यहां पर जो इवेपोरेशन की रेट है किस बात पे डिपेंड करेगी, या फिर वेपर प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा कहां पे कम होगा। सोचो जरा, सोचो, एक बार मैं आपको टाइम देना चाहता हूं कि आप खुद सोचो और खुद चीजों को डिराइव करना स्टार्ट करो। यहां पर एसीटोन है, यहां पर H2O है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। यहां पर मान लीजिए अपने पास में कोई भी, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई भी सा भी लिक्विड है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर यहां पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो पार्टिकल क्या करेगा, चुपचाप तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो यहां पे क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा अपने साइड वाले पार्टिकल के साथ में। अब वो इंटरेक्शन ज्यादा होगी कम होगी उसके बेस पे सारी चीज डिपेंड करनी चाहिए। अरे आपकी देखो,
अगर इसका मोह, जैसे सिंपल सी बात है, अगर ये इसका मोह अपने साइड वाले पार्टिकल से ज्यादा है, मतलब इंटरेक्शन थोड़ी ज्यादा अच्छी तरीके से चल रही है, अगर ज्यादा इंटरेक्शन है वो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी भाई साहब कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा है कि जिसकी यहां पर इंटरेक्शन किसी दूसरे पार्टिकल के साथ में बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पर उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो H2O के केस में यार जहां पर वाटर का काम आ जाता है, जहां पर वाटर का नाम आ जाता है, वहां पे सिंपल सी एक बात जरूर याद आती है कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर जरूर होगी। तो H2O का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर H2O के अंदर तो क्या होगी, बहुत ही कमाल की क्या रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, तो इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी, इधर से अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां से भी हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर से भी हो जाएगी, अपने पास में यहां पर भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब यहां पर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बात करी जाए एसीटोन की, तो एसीटोन के अंदर बॉन्ड रोल इंटरेक्शन आपको देखने को मिलती है, और ये सबको पता है वॉन डर वाल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। कंपैरिजन सीधा सा इतना है, आंख बंद करके इतना सा बोल दो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, मतलब H2H2O के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा हाई होगी, और हाई अगर होगी तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी यार, एस्केपिंग टेंडेंसी वहां पर डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? अरे H2 मॉलिक्यूल, एक जो H2 मॉलिक्यूल है उसने उसको इधर वाले H2 मॉलिक्यूल ने पकड़ा हुआ है, इधर से भी पकड़ा हुआ है, इधर से भी पकड़ा हुआ है, और इधर से मतलब जाने ही नहीं दे रहे भाई साहब को। यार नहीं यार, मत हमको छोड़ के मत जा यार। हम माना कि हम लड़ते रहते हैं, हमें बहुत कमियां हैं, हमें बहुत सारी जो मतलब मतभेद हो सकता है, लेकिन हमें मनभेद नहीं यार, मतलब हमें लड़ाइयां चलती रहती हैं। H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल दूसरे H2 मॉलिक्यूल बोलेगा ना, चारों के चारों उसको घेर लेंगे यार। हमें माना कि हमें लड़ाइयां हैं, बहुत लड़ाइयां होती रहती है, मानता हूं मैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने इस घर को छोड़ के जाना चाह रहे थे। मतलब पूरी की पूरी यार स्टेट ही बदल रहा है तू तो यार, तू तो मतलब लिक्विड स्टेट में था, कितनी अच्छी स्टेट है, उससे तू यार गैसीय स्टेट में जा रहा है यार, अच्छी बात नहीं है। हम साथ में कुछ मिलके करेंगे, अच्छा, इसको ऐसे छोड़े मत। लेकिन यहां पर वो उनकी बातों में आ जाता है, ठीक है, वो छोड़ता नहीं है। ठीक है, एसीटोन क्या है, एसीटोन की भाई साहब किसी से मतलब उसको लेना देना ही नहीं है भाई साहब, उसकी बहुत कम, मतलब जैसे बहुत ही कम इंटरेक्शन है लोगों से, वो बहुत कम बातचीत करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जीवन में चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो चेंज तो लाना पड़ेगा, आपको लिक्विड से गैस स्टेट में तो जाना ही पड़ेगा। अगर आपको चेंज वहां पर करना है तो वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर होती है वॉन डर वाल इंटरेक्शन, और एसीटोन जानते होंगे यार, एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है एसीटोन। नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे भी इसको काम में लिया जाता है, जानते होंगे। तो एसीटोन जो है वो कहीं ना कहीं क्या शो करता है, वॉन डर वाल इंटरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है? वॉन डर वाल इंटरेक्शन शो करता है। और आप जानते हो कि यहां पर वॉन डर वाल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां पर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो यहां पर वेपर प्रेशर कम बनेगा। कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर कम क्यों बना? कम इसलिए बना क्योंकि यहां पर एस्केपिंग टेंडेंसी H2 मॉलिक्यूल की कम हो गई, और अगर H2 मॉलिक्यूल एस्केप ही नहीं कर पा रहे तो वेपर कम बनेगी, और अगर वेपर कम बनेगी तो वो प्रेशर एक्सर्ट कम करेगी वहां पर लिक्विड सरफेस पे। समझ में आया होगा? यानी मैं ऐसा कह दूं क्या कि जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की, या फिर जो भी बॉन्डिंग है उसके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि उसको पता है यार जैसे बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो वहां पर मैं तो बेसिकली वेपर प्रेशर क्रिएट, वेपर ही नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर तो क्या खाक बात है, वो बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या हम क्या कह सकते हैं, हम यहां पर एक जो बात मुझे कहनी है, आज कहना जरूरी है, वो बात कह ही लेते हैं। आज ऐसा करते हैं कि नेचर ऑफ द लिक्विड है वो कहीं ना कहीं वो क्या कहेगा, वो इतनी सी बात कहेगा कि जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की। एग्जाम्पल आपके सामने एक और है, देख सकते हो कि जो बेंजीन होती है और जो वाटर होता है उनमें वेपर प्रेशर बेंजीन का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन के मॉलिक्यूल के बीच में क्या इंटरेक्शन होती है, वॉन डर वाल इंटरेक्शन होती है, लेकिन हमारे जो H2 मॉलिक्यूल हैं उनका तो मोह ही खत्म नहीं हो रहा। मतलब ऐसी दोस्ती है भाई साहब की कि अगर पत्थर मारोगे ना कहीं भीड़ में, दूसरा H2 मॉलिक्यूल को जाके लगेगा,
ऐसी कंडीशन हो रही है। अब ऐसी कंडीशन होगी तो यार वो छोड़ ही नहीं पाएगा उस रीजन को, और छोड़ ही नहीं पाएगा मतलब वेपर बनेगी नहीं, और वेपर बनेगी नहीं इसका मतलब वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, और वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। भाई मैंने हाथी घोड़े लिखे हुए हैं क्या, और वही लिखा हुआ मैंने कि वेपर प्रेशर ऑफ C6H6 इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ H2O। यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। क्या हमको ये चीज क्लियर हुई? यहां पर कौन सी इंटरेक्शन है दोनों के बीच में? यहां पर बहुत मतलब वंडरवॉल इंटरेक्शन है। क्या नाम है इसका? वंडरवॉल इंटरेक्शन है भाई साहब। इसका नाम क्या है? वंडरवॉल इंटरेक्शन इसका नाम है। अब दूसरी चीज समझो, ये समझ में आ गया? एक दूसरा जो फैक्टर है जिस पर हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, जो कि है टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर पर हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा, उसके लिए एक पूरी की पूरी इक्वेशन है जिसको आपने कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स में जरूर पढ़ा होगा। ये जो इक्वेशन है कौन सी है? क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या कहती है इक्वेशन? इसका जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि log P2 upon P1 is equal to delta H vaporization divided by 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। सर क्या कह दिया आपने? अरे ऐसे समझो, हमारे पास में दो कंडीशन थी। क्या? T1 पे मतलब हमारे पास में जो T1 टेम्परेचर है उस पे पार्शियल प्रेशर जो है वेपर प्रेशर वो P1 है, और T2 पर हमारा है P2। यहां तक चीजें क्लियर है? सर ये डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है? डेल्टा एच वेपराइजेशन तो यार दिस इज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन। अरे जब वेपराइजेशन हो रहा है, हमारी जो प्रोसेस हो रही है, कहीं ना कहीं लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो वहां पर कुछ ना कुछ एंथैल्पी में चेंज होता है। डेल्टा एच वेपराइजेशन वही चीज है अपने पास में, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? डेल्टा एच वेपराइजेशन कहा जाता है। एंथैल्पी चेंज इन वेपराइजेशन। ठीक है, R क्या है? तो R यार हमारे पास में आप सभी जानते हो गैस कांस्टेंट है। अब गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ इतना पता होने से काम नहीं चलेगा यार कि गैस कांस्टेंट है। ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। माना कि हमारा एग्जामिनर बहुत दयालु है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल नंबर हमारे चाहता है कि वो प्लेट में हमारे नंबर ला के रख दे, लेकिन काफी बार बदमाशी कर सकता है एग्जामिनर। एग्जामिनर का भाई साहब कोई ईमान धर्म नहीं है, ये बात समझ लो। वो भाई साहब उसका दिमाग फिर गया तो वो कैसे भी क्वेश्चन मतलब आर की वैल्यू ना दे। माना कि वो दे देता है, दयालु है, दयालुपन दिखा देता है, थोड़ा दया प्रेम करुणा इस तरीके की बातें वो कर लेता है, लेकिन क्या पता आर की वैल्यू ना दे, तो वहां पर आर की वैल्यू पता होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। पता है? नहीं पता है ये सारी चीजें। और लीटर एटमॉस्फेयर में भी पता होनी चाहिए। 0.0821 वैल्यू पता होनी चाहिए। काफी बार इसको यार 25 डिवाइड बाई 3 भी लिखा रहता है, उसका मतलब यार इतनी ही है कहीं ना कहीं। 25 डिवाइड बाई 3 ये जो वैल्यू है कहीं ना किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। ऐसा भी वो लिख के दे सकता। अब मेन बात जो है हमको तो क्या समझना है? इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर, वो समझना है। तो आपके पास में दो कंडीशन थी, एक तो T1 है जिसमें प्रेशर जो है वो P1 है, और T2 है जिसमें प्रेशर P2 है। तो वहां पर क्या कहता है? अगर मान लीजिए आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1 है, कहीं ना कहीं आपने मान लीजिए टेम्परेचर को इंक्रीज किया, और टेम्परेचर को आपने जैसे ही इंक्रीज किया, क्योंकि आपको क्या देखना है? टेम्परेचर का इफेक्ट किस पर देखना है अपने पास में? पार्शियल प्रेशर पर देखना है, वेपर प्रेशर पर देखना है। आपका मन क्या कहता है? आपका मन यही तो कहेगा, अगर मेरे पास में यहां पर क्या है, इसके अंदर मैं लिक्विड भर देता हूं। अब की बार मैंने काला लिक्विड भरा है, हाँ काला लिक्विड भरा है, ठीक है। इसमें क्या होगा? जैसे ही आप टेम्परेचर को भाई साहब नीचे यहां पर ऐसा करते हैं, इसको हीटिंग स्टार्ट करते हैं। हीटिंग जैसे ही करोगे जल्दी जल्दी यहाँ पे वेपर बनेगी, जल्दी जल्दी वेपर बनेगी, तो जल्दी जल्दी कॉलिजन होंगे, और जल्दी जल्दी कॉलिजन होंगे तो रिजल्टेंट यहाँ पर वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। ठीक है, इसका मतलब सीधा से जो हमारा लॉजिकल माइंड है वो यही तो कहता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो वहां पर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। यही चीज मैंने लिखी हुई है। तो इसी चीज को हमने क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से भी प्रूव कर दिया। कैसे हुआ? T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब log P2 upon P1 इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सिंपल वही चीज है। तो यहाँ पर P2 इज ग्रेटर देन P1 यहाँ पर हो जाता है। ये चीज अपन को समझ में आई या नहीं आई? तो अब इस चीज को समझने के बाद में हमको जो आने वाली चीज रहेगी वो राउल्ट लॉ रहेगी। राउल्ट लॉ के बारे में अपन को समझना है। वेपर प्रेशर के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे चीजें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो पे। साथ ही साथ में जो हमारा इजीली ऐप है, इजीली लर्निंग ऐप, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ठीक है। और आपको साथ में साइंस इजीली चैनल है, उस पर सारी चीज वीडियो मिल ही रही है, ठीक है। आपको सारी वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी कमेंट रहेगा, जो भी डाउट रहेगा, हम जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो वेपर प्रेशर वाला पॉइंट है कहीं ना कहीं वो हमने पढ़ लिया है। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर एक दो चीजें हैं जो और भी अपन को समझनी है। एक क्वेश्चन और आता है, कभी कभी दिमाग में आ जाता है एग्जामिनर के, तो वो ये पूछ लेता है कि अगर मेरे पास में जो क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, तो जो है log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइड बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये जो इक्वेशन है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। वहां पे पूछा गया कि जो हमारे पास में जो क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है उसके लिए करेक्ट इक्वेशन कौन सी होगी, तो ये वाली इक्वेशन जो है वो करेक्ट इक्वेशन होगी, d ln p अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन RT स्क्वायर। चलिए एक चीज है जो मुझे यहां पे बतानी है कि जो वेपर प्रेशर है, देखो अपने पास में मैं दो सिनारियो मानता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने कोई कंपोनेंट इस तरीके से भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। दूसरी तरफ अपने पास में कंपोनेंट ये है, तो क्या होता है अपने पास में जो नंबर ऑफ दी लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया, क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स पर यूनिट सरफेस एरिया, मतलब एक पर अपने पास में कुछ ना कुछ एक सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है। तो वहां पर कितने अपने पास में लिक्विड मॉलिक्यूल हैं, उस बात पर भी वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। एक बार देख लीजिए कि अपने पास में अगर लिक्विड मॉलिक्यूल ज्यादा इवेपोरेट होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, वेपर अगर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस बात पर भी चीज यहां पर डिपेंड करती है, ठीक है, इस बात पर भी ये चीजें डिपेंड करती है। एक चीज और ऐसा करते हैं यार, एक बार मैं ग्लास लेता हूं, उसके अंदर पानी भरता हूं, एक बार मैं मटके के अंदर पानी भरता हूं, एक बार मैं यहां पर एक बार मैं ग्लास के अंदर भरता हूं, एक बार मैं अपने पास में कटोरी के अंदर भरता हूं, एक बार मैं मतलब पतीले के अंदर भरता हूं, एक बार मैं किसी और चीज के अंदर भरता हूं। ये बताओ मुझे जरा, यहां पर इवेपोरेशन कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर ज्यादा होगा, किस कंडीशन में ज्यादा होगा यहां पर? क्या ये शेप पर डिपेंड करेगी चीज, इवेपोरेशन जो है या वेपर जो अपने वेपर प्रेशर ज्यादा बन रही है, क्या वो इस चीज पर डिपेंड करेगी? ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट करिए इस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप यहाँ पर हमारे जो साइंस इजीली चैनल है उसमें कमेंट में आप डाल सकते हैं। अगर आपका आंसर सही होगा आपको बिल्कुल हम लाइक करेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो आप ट्राई करिए कि जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला है कि मैं आप एक बार कटोरी लेता हूं, एक बार मैं मतलब डिफरेंट वेसल्स ले रहा हूं, वहां पर वाटर भरा हुआ सबके अंदर, तो वेपर प्रेशर किस किस केस में, मतलब वेपर प्रेशर एक्चुअली डिपेंड करेगा नहीं करेगा कि बर्तन कैसा है, इस बात पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, ये इस चीज का आपको आंसर देना है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, राउंड लो वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, और एंजॉय करेंगे केमिस्ट्री को। तो यहां पर आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।